हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन आरके इंस्टीट्यूट। आई एम डॉक्टर आरके सैनी। और आज मैं आपको इस वन टॉपिक 10 क्वेश्चन की प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को एक्सप्लेन करूंगा और उसके 10 क्वेश्चन डालूंगा। ठीक है, तो आप इसको देखो। इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं क्रिस्टल फील्ड से कि साहब विच वन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, विन वज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन, हाई स्पिन, पैरामैग्नेटिक, डेल्टा, सी एफ एस ई। ठीक है, सीएफएससी वगैरह कौन कौन से फैक्टरों पर डिपेंड करती है, तो ये सब बातें। तो मैं आज आपको पहले थोड़ा सा सीएफटी को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आपको 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, नीट वगैरह जेई वगैरह में पूछे गए हैं, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, भी डाल दिया है। सेकंड लेक्चर था ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, अब देखो मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आप इन क्वेश्चनों को करेंगे। देखिए अब आप ऑक्टेडल, तो आपको बता देता हूं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल आयन और लीगेंड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आपको समझा देता हूं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये बेथे एंड वान वेल्क ने प्रपोज की थी। आपको समझा देता हूं। प्रपोज्ड बाय बेथे एंड वान वेल्क। ये कहते हैं, समझ लो कि साहब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन मेटल आयन एंड लिगेंड। लिगेंड को कंसिडर करते हैं पॉइंट चार्ज। ठीक है, क्यों, चाहे या तो नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थे, आपको पता है कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगी या एक दूसरे के अप्रोच करेंगी। तो एक दूसरे को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ लगेगा तो क्लोज भी आएंगे। दूसरा, जो मेटल के डी ऑर्बिटल्स थे, जो फ्री स्टेट के अंदर डीजनरेट होते हैं, डीजनरेट समझते हो ना, बराबर एनर्जी के होते हैं, वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ उस रिपल्सन से इन डीजनरेट ऑर्बिटल की डीजनरेसी खत्म हो जाती है एंड दे स्प्लिट इनटू डिफरेंट एनर्जी लेवल। इट इज नोन एज डीडी स्प्लिटिंग। तो आज मैं आपको उस डीडी स्प्लिटिंग ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स की समझाऊंगा। तो आज अपना जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा डीडी स्प्लिटिंग इन ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्सेस। तो देखो आप, ऑक्ट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो अब आपको थोड़ा सा ऑक्टेडल जो कॉम्प्लेक्सेज है उनकी ज्योमेट्री पता होनी चाहिए। बोले सर कि इसके अंदर जो मेटल है वो 6 डोनर साइड से जुड़ा होता है, या आई कैन से इससे 6 लिगेंड से जुड़ा होता है, जिसमें 4 लिगेंड तो जुड़े होते हैं प्लेन में, एक लिगेंड जुड़ा होता है प्लेन के अबव, और दूसरा एक जो लिगेंड है या डोनर साइड है वो प्लेन के बिलो। इस तरह से 6 लिगेंड जुड़े होते हैं ऑक्टेडल में। 8 फेस को कहते हैं, आप ध्यान रखना। ठीक है, तो मेटल आयन की जो अप्रोच करते हैं, अच्छा इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा तो 6 ऑर्बिटल काम आएंगे, sp3d2, या आप बोलेंगे d2sp3। इनमें डिफरेंस आपको समझा देता हूं कि ये डी जो है ये आउटर मोस्ट सेल के एनडी के, और ये जो डी हैं ये लिखे जाते हैं पेनल्टीमेट सेल के n-1d। तो पेनल्टीमेट सेल के यदि डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं ऑक्टेडल में तो आप उसको बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे आप? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यदि आउटर के आते हैं तो इसे कहेंगे आप आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक डेफिनेशन तो मैं आपको यही क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात और सुनो पहले, और सुनिए। ये जो दोनों डी ऑर्बिटल हैं, अब आपको पता है 6 लिगेंड अप्रोच करेंगे तो जो इनका बॉन्ड एंगल है, ऑक्टेडल जो कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर लिगेंड, मेटल और लिगेंड, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल होता है ये तो होता है 180 के, तीन तो होते हैं 180 डिग्री के, और बाकी जो एंगल होते हैं वो होते हैं 90 डिग्री के। तो आप देखो ध्यान से, जैसे ये लिगेंड है, ये मेटल और लिगेंड, क्या एंगल हुआ 90 डिग्री का। ठीक उसी तरह से ये लिगेंड, मेटल और ये ऊपर लगा हुआ है 90 डिग्री, ये लिगेंड, मेटल और ये लिगेंड सब में 90 का। और तीन जो डायगोनली होते हैं वो होते हैं 180 के। ठीक है, तो ये बॉन्ड एंगल होते हैं 180 डिग्री के। कितने एंगल होते हैं? 3। और 90 डिग्री के कितने होते हैं साहब? बाकी जो एंगल बचता है ना आपके पास में वो सब 90 डिग्री के होते हैं। बहुत से एंगल होते हैं, आपको समझा देता हूँ। ठीक, तो आगे बात हो गई साहब ये एंगलों की। अब आगे बात करते हैं कि ये जो दोनों डी ऑर्बिटल हैं ये कौन से होते हैं। कि 5 डी ऑर्बिटल हैं, आपको बता देता हूं उनकी थोड़ी सी स्पेस में अरेंजमेंट आप देखो। एक डी ऑर्बिटल ये है जिसका नाम है डी x² - y²। इसकी क्या खास बात है कि इसकी जो लोब्स हैं अलोंग विद एक्स एंड वाई एक्सिस मिलती हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और दूसरा एक डी ऑर्बिटल और है जो दिखाई देता है आपको सिंगल डंबल, उसका नाम है dz²। ये जेड एक्सिस है और इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? dz²। तो आप चाहे इनर बने या आउटर बने, ये दो डी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। समझ गए? तो अब जब बात करते हैं 6 लिगेंड की, तो वो मेटल एटम को अप्रोच करते हैं। जैसे सपोज ये सेंट्रल एटम है, उसे अप्रोच करेंगे एक्स, वाई,
जेड माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड एक्सिस। ये 6 लिगेंड, ये 6 साइट हैं, ठीक है, जिससे लीगेंड मेटल आयन को अप्रोच करेगा इस तरीके से। तो अब सुनो देख ध्यान से, अब आपको ये तो बात हो गई 3 की। अच्छा, दो और होते हैं, दो क्या 3 डी ऑर्बिटल और होते हैं, आप समझा दूं। उनकी लोब्स होती हैं बिटवीन द एक्सिस। जैसे सपोज इधर देखो, सपोज ये एक्स है और ये वाई है, तो इस ऑर्बिटल का क्या नाम है, डी एक्स वाई। आप ध्यान से देखना, लिगेंड का पाथ ये है जो सेंट्रल एटम को अप्रोच करेगा अलोंग विद एक्सिस। इस ऑर्बिटल में कोई भी लोब, कोई सी भी लोब्स लीगेंड के पाथ में नहीं है, बल्कि बिटवीन द पाथ है, ठीक है। इसी तरह सपोज ये मैं लिख देता इसको जेड, तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाता, डी वाई जेड। इसकी भी क्या खास बात है कि लीगेंड की कोई भी लोब इस ऑर्बिटल की कोई भी लोब लीगेंड के पाथ में नहीं आएगी। इसी तरह सपोज इसको मैं लिख देता एक्स जेड, ये एक्स हो गया ये जेड होगा, तो इस तरह से। तो ये जो 3 डी ऑर्बिटल है, इनकी कोई लोब लीगेंड के किस में नहीं है, पाथ में, जिससे मेटल आयन को अप्रोच करता है। तो जब वो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ध्यान से सुनो, जब कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ये जो 2 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें रिपल्सन ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू अदर डी ऑर्बिटल। देयरफॉर 5 degenerate orbital are split into 2 energy level in octahedral field। देखो तब आप समझो, ये सब एनर्जी है आपके पास में ऑर्बिटल्स की। इधर देखो, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स थे। डीजेनरेट कब रहते हैं, बराबर एनर्जी के, जब फ्री स्टेट में होता है। ये 5 है, ये एनर्जी की बात कर रहा हूं, देखो इधर ध्यान से। तो ये है साहब आपके पास में डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल आयन, ऑफ फ्री मेटल आयन। फ्री का मतलब समझते हैं, जब लिगेंड के कोई इंटरेक्शन में नहीं हो, फ्री मेटल आयन बराबर एनर्जी के होते हैं। जब ये आपको पता है कि ऑक्टेडल फील्ड में रखा जाता है, तो अभी आपको समझा दिया कि पांचों ऑर्बिटल में रिपल्सन बराबर नहीं होता, बल्कि 2 ऑर्बिटल्स थे, उनकी लोब्स लिगेंड के पाथ में थी, गेट मोर रिपल्सन इन कंपेरिजन टू अदर 3 डी ऑर्बिटल्स। देयरफॉर 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल आर स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल। एक एनर्जी लेवल को बोलेंगे डबली डिजेनरेट, डिनोट करते हैं ईजी से। दूसरे ऑर्बिटल को बोलेंगे, एक दूसरे सेट को बोलेंगे ट्रिपली डिजेनरेट, डिनोट करते हैं T2G से, ठीक है। इसके अंदर कौन से ऑर्बिटल हो गए, DXY, DXZ और DYZ। ये क्यों, क्योंकि इनकी लोब्स लिगेंड के पाथ में नहीं थी। और ये हो गया साहब आपके पास में DX² माइनस वाई स्क्वायर, किसी को भी लिख सकते हो, डिजेनरेट है ये DZ², ठीक है। नेमिंग समझा देता हूं। इनकी जो एवरेज एनर्जी है, इनकी जो एवरेज एनर्जी है उसे कहते हैं आप बैरी सेंटर। उसको क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। एवरेज एनर्जी का नाम है बैरी सेंटर। आप चाहो तो बैरी सेंटर पता है किसको बोल सकते हो, कि एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ऐसे भी बोल सकते हो। एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, वो बैरी सेंटर है। अच्छा, इन दोनों के बीच में T2G और EG, इनके बीच में जो एनर्जी डिफरेंस होता है, एनर्जी डिफरेंस, उसे जनरली तो हम लिखते हैं डेल्टा ओ से, बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कहते हैं 10 DQ से। स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म क्या है, 10 DQ, और जर्नल हम कहते हैं डिफरेंस डेल्टा से, ओ का मतलब ऑक्टेटल फील्ड में। तो ये था अब इनके नेमिंग थे, ठीक है। तो इस तरह से DD स्प्लिटिंग होती है। अब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग समझा देता हूं आपको, सुनो देख ध्यान से। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनो कि ये था अब आपके पास में सपोज डीजेनरेट या बैरी सेंटर है। बैरी सेंटर क्या चीज है, एक्साइटेड स्टेट में डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, या आप उसको बोल सकते हो एवरेज एनर्जी, ठीक है। इस तरह से होते हैं। अब सुनो, यदि सेंट्रल एटम के पास में या आयन के पास में डी में एक इलेक्ट्रॉन हो, डी में कितना हो, एक इलेक्ट्रॉन, तो किसके अंदर जाएगा, लोअर एनर्जी स्टेट के अंदर जाएगा। लोअर एनर्जी का मतलब T2 में ही जाएगा। यदि 2 इलेक्ट्रॉन हो तब भी यही जाएगा, और 3 इलेक्ट्रॉन हो तब भी यही जाएगा। यानी बैरी सेंटर पर या एक्साइटेड स्टेट में यदि 3 इलेक्ट्रॉन तक है, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन, तो कहां पर जाएंगे, वो T2G में। इसलिए ये पेनल्टी में सेल सपोज से ये N-1D है, इसलिए सभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेंगे, इनर। देखो इधर ध्यान से, सभी ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स कैसे बन जाएंगे, इनर, D2sp3। कब तक, जब तक डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, अप टू 3 इलेक्ट्रॉन। 3 तक कुछ सोचना नहीं है। अब 4 की बात आती है, मैं आपको समझा देता हूं। अब 4 की बात क्या आती है कि यदि डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आपके पास में 2 केस होंगे। क्या केस होंगे वो समझा देता हूं। या तो आप क्या करोगे, या तो T2G के अंदर इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देंगे, बोले फोर्थ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पेयर कर दिया जाए, एक प्रोबेबिलिटी। दूसरी प्रोबेबिलिटी नहीं था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयर करने के बजाय EG में भरा जाए। तो इसके लिए अब आप एक बार और सुनो,
जब दो इलेक्ट्रॉन किसी एक ऑर्बिटल में लिखे जाते हैं तो नेगेटिव चार्ज यानी कूलाम्बिक रिपल्सन को ओवरकम करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, पेयरिंग एनर्जी। जनरली पी से या पाई से डिनोट करते हैं, समझ गए? उसे कहते हैं पेयरिंग एनर्जी, यानी एक एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रॉन्स विच एकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल। समझ गए? तो उसको पेयरिंग एनर्जी। अब यहाँ पे कंडीशन आती है, यदि डेल्टा ओ की वैल्यू और पेयरिंग एनर्जी की कंडीशन देखनी पड़ती है। इफ डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, यानी डेल्टा ओ क्या चीज है, डिफरेंस। बहुत ज्यादा यदि ये डिफरेंस आ गया तो आप क्या करोगे, फोर्थ इलेक्ट्रॉन को ऊपर नहीं ले जाओगे, क्या करेंगे, यहीं पे पेयर कर देंगे। ठीक उसी तरह से फिफ्थ को भी कर देंगे और सिक्स को भी कर देंगे। अब इसके बाद सेवंथ इलेक्ट्रॉन को आपको ले ही जाना है, एट्थ को भी आपको ले जाना है, फिर पेयरिंग चलेगी यदि ये केस है तो। अब इस केस के लिए आपको ध्यान रखना कि साहब ऐसे कौन कौन से केस हैं जिसके अंदर डेल्टा ओ की वैल्यू पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा होती है। तो अब आपको समझा देता हूं मैं, देखो इन केसों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस इन विच वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ ग्रेटर देन पेयरिंग एनर्जी, ये आपको चार केस है, इनको याद कर लोगे तो ऑक्टेटल सारे कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। आपको समझा देता हूं। पहला केस, यदि मेटल आयन पर, ध्यान से सुनो, मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 या मोर, कुछ मत सोचना, यदि मेटल आयन पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो, +4 और मोर, क्या ज्यादा होगी, डेल्टा हो, कुछ नहीं सोचना। दूसरी बात, इफ मेटल आयन बिलोंगिंग टू 5D 4D एंड 5D सीरीज, 4D एंड 5D सीरीज, उसका रीजन भी है क्योंकि इनके क्या डिफ्यूज ऑर्बिटल होते हैं। डिफ्यूज ऑर्बिटल क्या करते हैं, न्यूक्लियस अट्रैक्शन को प्रॉपर्ली सील्ड नहीं कर पाते, ध्यान रखना। डिफ्यूज, मैं बोलता रहता हूं क्लास में, डिफ्यूज ऑर्बिटल क्या करते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को प्रॉपर्ली सील्ड नहीं कर पाते, इसलिए न्यूक्लियस लोन पेयर को या लिगेंड को अट्रैक्ट करती है, ज्यादा अप्रोच करते हैं, इसलिए 4D 5D। तो ये तीसरा पॉइंट आता है, देखो एक बार ध्यान से। तीसरा पॉइंट, जिसके अंदर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होती है, जिसके अंदर किसकी वैल्यू होती है, डेल्टा ओ की। तीसरा पॉइंट है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। कैसे हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आपको समझा दूं, जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसको एक बार ध्यान से देखना, और उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अमोनिया और प्रिडीन, इन दोनों की लिगेंड फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल है। आपको समझा देता हूं, नाइट्रोजन दोनों में, अमोनिया और इसके राइट में जो दे रखे हैं वो सब कहते होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब आप बुक से देखना, आपको बता देता हूं, अमोनिया और इसके राइट में जितने भी लिगेंड हैं उसके अंदर डोनर साइड या तो एन होगी या क्या होगी, सी। यानी आप रफली ऐसे समझते हो कि जिसके डोनर साइड नाइट्रोजन और कार्बन हो, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। जैसे आपको इस पेट्रोकेमिकल सीरीज में सिनर्जी की इफेक्ट की वजह से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है सीओ, फिर आता है सीएन, फिर आता है EnNO2 वगैरह, इस तरह से। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हाँ, एक एक्सेप्शन है, वो बता दूं, इस Mn और Fe के साथ, इस Mn और Fe, और वो भी कब तक, जब तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो अप टू +2। कितने तक, +2। उसमें अमोनिया या प्रिडी नहीं बोल सकते हो, वीक लिगेंड है, +3 होते ही ये भी स्ट्रांग हो जाएगा। समझ गए? वो पर्टिकुलरली किसके लिए, कोबाल्ट के लिए। यदि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, यदि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो, तो जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसके अंदर ऑक्सीलेट, उसके अंदर क्या है, ऑक्सीलेट और H2O, और इसके राइट में जितने भी लिगेंड है वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो जाते हैं। ऑक्सीलेट तक चलेगी वो सीरीज, ध्यान रखना। ऑक्सीलेट H2O इतने तक कैसे हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, बाकी सब हैं। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जिससे आपको ये पता लग जाए कि साहब कॉम्प्लेक्स कैसा बनाना है, इनर बनाना है, आउटर बनाना है। ठीक, आगे फिर सुनो, जैसे सपोज किसी मेटल आयन में 8 इलेक्ट्रॉन है बेरी सेंटर पर, कितने हैं आपके पास में, 8। तो इधर देखो 8, 8 इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे, चाहे कोई भी केस हो। देखो मैं आपको केस समझाता हूं। पहला, डेल्टा ओ ज्यादा है बजाय पेयरिंग एनर्जी थे, तो आप क्या करोगे, एक 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 ऊपर नहीं ले जाओगे, बहुत ऊपर था, 6 भर दोगे, यहाँ पर 6 हो गए, फिर उसके बाद में 7 और 8 भरना है इस केस में। अब मैं उल्टा बोलता हूं कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो कैसे भरते, देखो अब आप समझो। D8 वाले को ध्यान से देखना, D8 वाले में यदि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तब तब क्या भरते, एक एक एयर, और पेयर नहीं करते, ऊपर ले जाते, ऊपर ले जाते। ठीक है, फिर पेयरिंग करते, क्यों करना ही पड़ेगा 8। तो आप ध्यान रखो कि D8 में दोनों केस में सेम जैसा कॉन्फ़िगरेशन आया फाइनली, तो D8 D9 और D10 हो, इसलिए कॉम्प्लेक्स हमेशा क्या बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल। देखो कैसे बनेंगे, आउटर ऑर्बिटल, ऐसे बाहर से लेना। ये तो पेनल्टीमेट का था आपके पास में, N-1D था, ये हो गया साहब आपके पास में NS, ये हो गया NP, और ये क्या हो गया, ND। और आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए आपको 6 ऑर्बिटल चाहिए, इसलिए हाइब्रिडाइन स्टेट क्या लिखेंगे, sp3d2, यानी आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाना है इन केस में। तो कुल मिलाकर आपके पास में D4, D5, D6 और D7 की बात बची। एक D7 में भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आपको समझा देता हूं। D7 में बहुत इंपॉर्टेंट केस, D7 में क्या केस है कि यदि आपके पास में मेटल आयन के पास में D में 7 इलेक्ट्रॉन हो, ये बेरी सेंटर है, ऐसे भर देते हो।
और ऑक्टेडल फील्ड में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? ऑक्टेडल फील्ड में, जिसमें केस ये है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ऑक्टेडल फील्ड में जिसमें केस है कि पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू डेल्टा ओ से कम है। पेयरिंग एनर्जी की वैल्यू क्या है? कम है डेल्टा ओ से। तो यानी अट्रैक्शन ज्यादा है। तो आप क्या ऐसे भरते हो, देखो एक 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 ऐसे भर देते हो, फिर उसके बाद में इस तरीके से यहां पे 6, अब 7th इलेक्ट्रॉन को भरते। लेकिन इस लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के संग होता है ये काम, आपको बता दूं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के संग या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के इन्फ्लुएंस में ये एक इलेक्ट्रॉन किसका, ईजी ऑर्बिटल का, गेट एक्साइटेड एंड ऑब्टेन हायर एनर्जी स्टेट नेमली 4D या एनडी, या कई बार केमिस्ट कहते हैं एनएस। ठीक है, तो ये किस में चला जाता है? एनडी में। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चला जाता है। ये जैसे मान लीजिए आपके पास में n-1D, तो ये एनडी में चला जाता है ये इलेक्ट्रॉन। और कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है आपके पास में? इनर। क्या बन जाता है? इनर। लेकिन इस टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं वो वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस और इलेक्ट्रॉन पर बहुत कम हो जाता है। इसलिए मैं तो कहता हूं एयर के कांटेक्ट में आते ही ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। एयर के कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाते हैं? ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो आपको इलेक्ट्रॉन भरते समय ये D7 का केस ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, जैसे आपको देखो समझाता हूँ 2-3 केस। जैसे यही था कोबाल्ट का, ये आप सुनो इसको, इसी को सुनो। ऑक्टेडल फील्ड में कोबाल्ट +2 में है। ठीक है, तो +2 का मतलब हो गया साहब 3D7। ठीक है, अब 3D7 में बैरी सेंटर पर आप ऐसे लिखते हो, बैरी सेंटर पर इन 7 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे, बैरी सेंटर समझते हैं ना, एवरेज एनर्जी हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट। ये 7 इलेक्ट्रॉन ऐसे थे। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। ठीक है, अब सुनो देख ध्यान से। अच्छा, केस ये है कि साहब वो जो वाली बात है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है। डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है तो आप कैसे भरते? 7 इलेक्ट्रॉन, देखो एक बार T2 रीजी में। तो डेल्टा ओ ज्यादा है तो आप इलेक्ट्रॉन को, 4th इलेक्ट्रॉन को पेयर वहां पर ऊपर मत ले जाना, यही पेयरिंग करने लग जाना। यहाँ पर पेयर कर दिया तो 6 हो गए। अब 7th इलेक्ट्रॉन की बात करो, वही केस हो गया। तो इस लिगेंड के इन्फ्लुएंस में या डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से लिगेंड और मेटल आयन एक दूसरे को काफी अप्रोच करते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का एक्साइट होके और 4D में चला जाता है। एक्साइट होके किस में चला जाता है? 4D में। ये पड़े हुए आगे, ये 4D में चला जाता है वो एक इलेक्ट्रॉन। और कैसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है? इनर D2sp3। हालांकि ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स नहीं है, पैरामैग्नेटिक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए एयर के कॉन्टेक्ट में आते ही +3 में बदल जाते हैं ये कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो ये आपके पास में थी ऑक्टेडल कंपाउंडों की क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFSE यदि आपको निकालनी है तो देखो एक बार समझा दूं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE यदि आपको निकालनी है तो देखो इधर, ये बैरी सेंटर इस तरह से तोड़ते हैं। ये T2G और ये EG। यहां पर ये है साहब आपके पास में एवरेज एनर्जी। क्या चीज है ये? एवरेज एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जाता है, EG एवरेज तो बैरी सेंटर हो गया आपके पास में, ये लो। यदि इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में जाता है तो उसकी एनर्जी 0.4 इंटू डेल्टा ओ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। और यदि इलेक्ट्रॉन EG में जाता है तो उसकी एनर्जी बैरी सेंटर से बढ़ जाती है। कितनी? 0.6 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कुल मिलाकर जब CFSE निकालते हैं तो आपके पास में फॉर्मूला आएगा -0.4 इंटू डेल्टा ओ इंटू N1। N1 क्या चीज है? इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं उस कॉम्प्लेक्स में, प्लस इसी तरह से 0.6 इंटू डेल्टा ओ इंटू N2 इस EG इलेक्ट्रॉन, प्लस N3 इंटू पेयरिंग एनर्जी पाई। ये N3 क्या चीज है? पेयर्ड, पेयर्ड ऑर्बिटल, ऐसे बोलना। N3 क्या चीज है? पेयर्ड ऑर्बिटल। और पाई पेयरिंग एनर्जी है। पाई क्या है? पेयरिंग एनर्जी। N1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, N2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG। और N3 क्या चीज है? N3 क्या चीज है? नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल। पेयर्ड ऑर्बिटल जैसे ये एक है, और पाई पेयरिंग एनर्जी है। तो ये कैलकुलेट कर लेना, तो इससे CFSE आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात और समझा दूं आपको, कई बार इस डेल्टा ओ की जगह क्या लिख देते हैं? 10 DQ। तो 10 DQ के टर्म में भी पूछ लेते हैं आंसर कि 10 DQ के टर्म में बताओ, तो आप डेल्टा ओ को 10 DQ लिख देना स्पेक्ट्रोस्कोपिकल टर्म है। ठीक है। अब ये जो डेल्टा ओ है वो आपको पता है 2-3 फैक्टरों पर डिपेंड करते हैं, वो भी समझा देता हूँ आपको। फैक्टर्स अफेक्टिंग द 10 DQ या डेल्टा ओ। सबसे पहला फैक्टर देखो, अभी आपको बताया था ऑक्सीडेशन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल आयन पर जितनी उतनी ज्यादा होगी, यानी चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन मेटल आयन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, उसकी साइज के, समझ गए। फिर दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूज ऑर्बिटल्स, डिफ्यूज्ड
ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन जो 3D से ज्यादा होते हैं 4D, और 4D से ज्यादा क्या होते हैं 5D। आपको फिर बता दूं कि जैसे डिफ्यूज नेचर की ओर बढ़ता है ना, तो सीरीज टू सीरीज 3D से 4D, 4D से 5D, रफली 30 to 50% डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती रहती है। 3D से 4D में जाओगे तो 30 to 50% बढ़ेगी, 4D से 5D में। ये इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का आपको ध्यान होना चाहिए। 4D और 5D के साइज तो बिल्कुल ही बराबर होते हैं, लगभग ऑलमोस्ट इक्वल, और 3D का थोड़ा सा बड़ा साइज होता है, इसलिए साइज यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। न्यूक्लियर चार्ज 3D से 4D में जाते हो तो 18 प्रोटॉन बढ़ते हैं, 4D से 5D में जाते हो तो 32 प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नोटिस, 4D से 5D में जाते हैं तो कितने प्रोटॉन्स बढ़ते हैं न्यूक्लियस में 32, एज वेल एज इंक्रीज डिफ्यूज नेचर ऑफ द ऑर्बिटल, और आपको पता है वो भी आ गया इसमें आउटर मोस्ट शेल से पहले, समझ गए। तो डिफ्यूज नेचर के ऑर्बिटल न्यूक्लियर अट्रैक्शन को प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर पाते, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को प्रॉपर्ली शील्ड नहीं कर पाते, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, इसलिए डेल्टा की वैल्यू मच इंक्रीज। और चौथा फैक्टर बोलोगे फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। चौथा फैक्टर क्या बोलोगे? फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंड। अच्छा, फील्ड स्ट्रेंथ के बेस पर लिगेंड को दो तरह से क्लासिफाई किया है, एक तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक वीक फील्ड लिगेंड, जिनमें सफिशियंट डीडी स्प्लिटिंग करते हैं। सफिशियंट डीडी स्प्लिटिंग करते हैं उनको कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, उनको स्ट्रॉन्ग फील्ड। और जिनमें डीडी स्प्लिटिंग सफिशियंट नहीं होती, छोटी होती है, उनको क्या कह देते हैं? वीक फील्ड लिगेंड। अब कैसे पता लगाते हैं वो समझा देता हूं आपको। एक जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रखी है ना, बाई एक्सपेरिमेंट लिखी हुई है, आपको बता देता हूं। भाई एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट जो सीरीज लिखी हुई है उसमें आपको समझा दिया कि अमोनिया और उसके राइट हैंड साइड में, या फिर रफली वैसे याद रखा करो, पूरी याद नहीं रहे तो, नाइट्रोजन जिसके अंदर और कार्बन डोनर एटम जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, बड़े साइज को ध्यान रखना आप, बड़े वाले जो साइज रहते हैं ना, उनका क्या है कि न्यूक्लियस के पास में अप्रोच नहीं कर पाते हैं, इसलिए जैसे कल भी बात बता रहा था जैसे सल्फेट आयन, इसी तरह से देखो अब आपको समझाऊं, इधर देखो, एक तो HCN और ये नेगेटिव, और एक है NCS ये नेगेटिव। पहली बात तो आपको बता दूं अमोनिया से दोनों ही वीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वीक है, ये बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि इसके अंदर डोनर साइड क्या है? सल्फर। और सुनो, ये इसकी स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूं। ये तो आपको पता है ना, जैसे सबसे वीक तो होता है आयोडाइड। रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के साथ साथ साइज बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो इसलिए अप्रोच ही नहीं कर पाता मेटल आयन को, सबसे वीक ये। फिर उसके बाद में क्या होता है? ब्रोमाइड। उसके बाद में तीसरे नंबर पर ये आ जाता है, समझ रहे हो? उसका रीजन क्या है कि डोनर साइड क्या है? सल्फर, साइज है बहुत बड़ा। अच्छा, रेजोनेंस स्टेबलाइज भी है, पहली बात, साइज सल्फर है, डोनर साइड सल्फर है, इसलिए क्या है कि लार्जर साइज होने की वजह से मेटल आयन को अप्रोच नहीं करता, इसलिए ये बहुत वीक है। ये इससे तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, इसमें डोनर साइड क्या है? नाइट्रोजन। लेकिन आपको बता दूं अमोनिया से तो वीक ही है ये भी। उसका रीजन फिर वही ध्यान रखेंगे आप कि इसके अंदर क्या चीज है, कि डोनर साइड तो है और रेजोनेंस स्टेबलाइज है। इसकी स्ट्रक्चर ये है, देखो इधर देख लो, ऑक्टेट कंप्लीट है यहाँ भी सबका, समझ का, यहाँ भी कंप्लीट है। डोनर साइड क्या रहेगी? नाइट्रोजन। तो कंपेरेटिवली ऐसे चेक किया करो, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे लिख रखी थी। तो एक तो आपको यही चेक करना था कि चार्ज कितना है, दूसरा साइज चेक करना है, डिफ्यूज नेचर चेक करना है, और फील्ड स्ट्रेंथ करनी है लिगेंड की। अमोनिया और उसके राइट में जनरली स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक। तो ये सब बातें थी आपके पास में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स की डीडी स्प्लिटिंग। अब मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डाले, उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आप कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्जाम्स में आए हुए हैं नीट में, नीट और जेई दोनों में ही है, ठीक है ना। देखो वही सिलेक्ट किए क्वेश्चन इस बार, वो जनरली 2023 और 24 के क्वेश्चन है। देखो पहला, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर का है 23 का, देखिए। द कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट, समझो, द कोऑर्डिनेशन एनवायरमेंट ऑफ कैल्शियम +2 आयन इन इट्स कॉम्प्लेक्स विद EDTA-4। अब सुनो, ये पता है कैसा लिगेंड है? हेक्साडेंटेड। तो कैल्शियम के संग जैसे आप लिखोगे EDTA, ठीक है, हेक्साडेंटेड लिगेंड है, तो एक जुड़ेगा और चार्ज कितना आ जाएगा? इस पे तो था +2, इस पे कितना होता है? -4, इसलिए चार्ज कितना लिख दोगे? -2। तो ये पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेशन एनवायरनमेंट ऑफ कैल्शियम इन इट्स EDTA कॉम्प्लेक्स, क्या बोलोगे? ऑक्ट्राहेड्रल, बिकॉज इट इज ए हेक्साडेंटेड लिगेंड, और एक अकेला ही 6 साइड देता है ऑक्ट्राहेड्रल। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा ओ, अभी मैंने आपको कुछ फैक्टर बताए, आप ध्यान रखना कि देखो इसके अंदर लिगेंड क्या है? CN, काफी स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। इसके अंदर क्या चीज है? CO, ऑक्टेट को ओबे करता है। ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है, कई तरह की स्ट्रक्चर होती है, सुनो ध्यान से। एक स्ट्रक्चर इसकी, इसके अंदर CO ब्रिज में मिलता है, ऐसे दो तो मिलते हैं CO ब्रिज के अंदर, और 3 सिंपल CO होते हैं, ये भी स्ट्रक्चर है। दूसरा क्या है कि डाइमराइज ऐसे भी हो जाता है ये, ठीक है। बाकी चारों पर जुड़े रहते हैं इस तरीके से,
ऐसे। ठीक है, तो समझो देख ध्यान से। हाँ, तो इसके अंदर लिगेंड क्या है, CN, इसके अंदर क्या है, CO, जो सिनर्जिक इफेक्ट से, सिनर्जिक इफेक्ट इसे पहले वाली क्लास में बताया था, ध्यान से सुन लो। सिनर्जिक इफेक्ट की वजह से ये CO जितने भी लिगेंड नोन है उनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है, इसलिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू इसी के अंदर आएगी। ठीक है, यहाँ पर ऑक्जिलेट बी के अमोनिया कंपेरेटिवली करके बात करेंगे तो सबसे ज्यादा किसकी आएगी, सेकंड की। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं आपको, देखो पढ़ के देखो कॉम्प्लेक्सन को। और क्या बताया है आपसे कि भाई आप इनको मैच करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो सुनो। क्रोमियम की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3। +3 का मतलब बैरी सेंटर पर 3 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेडल फील्ड है, तो आप क्या करोगे, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को कहाँ भर दोगे, इन तीनों इलेक्ट्रॉनों को किसमें लिख दोगे, T2G में, ऐसे 1 1 1। तो T2G3, बस क्रोमियम +3 में क्या आएगा, T2G3 और Eg0। तो ये फर्स्ट का एक आंसर हो जाएगा, सेकेंड। अच्छा, फिर आप देखो Fe+3 है, Fe+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जब लिखेंगे तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। अच्छा, और सुनो, वीक लिगेंड है, कहते हैं वीक लिगेंड, तो 5 को आप क्या करोगे, 3 तो इसमें भर देंगे और 2 पर, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन आएगा, T2G3 और Eg2। ये लो, ये Eg है साहब, वीक लिगेंड था, पेयरिंग करनी नहीं, ये आप आयरन का लिख देंगे, ये देखो ये मैच करा दिया। अब निकिल कौन सा है, +2। अब निकिल का कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, आपको पता है निकिल +2 में है, और +2 में डी में 8, तो कैसे ही भर देना, T2G6 और Eg कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2, ये निकिल का होगा। वेनेडियम पे कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, आप T2G में भरेंगे। ये लो साहब, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड पूछा था। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, यही में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, तो इसको मैच करना था आपको, देखो आगे क्वेश्चन। हाँ, एक क्वेश्चन है CO3 एंड COR रेस्पेक्टिवली। अच्छा, एक तो मैं आपको एक चीज और समझा दूं, एक तो बोलते हैं स्पिन फ्री, एक तो क्या कहते हैं, स्पिन फ्री, और एक क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड। एक स्पिन फ्री और स्पिन पेयर्ड। अब सुन लो, बैरी सेंटर पर जितने, बैरी सेंटर का मतलब एक्साइटेड स्टेट में, फ्री स्टेट मेटल आयन की में जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, कॉम्प्लेक्स में भी उतने ही हो, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको कहते हैं स्पिन फ्री, स्पिन फ्री और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन भी कहते हैं। और यदि कॉम्प्लेक्स में बैरी सेंटर के कंपैरिजन में या फ्री स्टेट के कंपैरिजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं स्पिन पेयर्ड और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। समझ गए, और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो समझो, देखिए इसको ध्यान से देखो। अब आप समझिए, समझाता हूं आपको। कोबाल्ट +3 में है यहाँ, कोबाल्ट +3 में, जिसमें साहब 3D6 है, और बैरी सेंटर जिसका नाम है हाइपोथेटिकल एक्साइटेड स्टेट, या जिसकी एनर्जी बराबर थी, उनका नाम है। तो आप हुंस रूल के अकॉर्डिंग फ्री स्टेट में ऐसे भर दोगे। ठीक है, ये फ्री स्टेट के अंदर भर रखे हैं आपने 6 इलेक्ट्रॉन बैरी सेंटर पर। अच्छा, ऑक्टेडल फील्ड में, अब देखो ऑक्टेडल फील्ड में ये DD स्प्लिटिंग इस तरह से होती है, क्योंकि लिगेंड जुड़े हुए हैं आपके पास में 6 ऑक्टेडल फील्ड में। अब आपको चेक करना था डेल्टा O और पेयरिंग एनर्जी में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तो आपको पता है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है। डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नहीं ले जाऊंगा, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे और उसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन को पेयर कर दूंगा। अब आप समझो, यहीं पे सुनो, बताओ फ्री स्टेट में मेटल आयन की फ्री स्टेट, जिसको मैं बैरी सेंटर बोलता हूं, बताइए कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 4। मैं कहता हूं इस कॉम्प्लेक्स में अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 रहे ही नहीं। अब यदि बैरी सेंटर के कंपैरिजन में या फ्री स्टेट के कंपैरिजन में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो, कम हो, तो ऐसे को क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड। दो नाम, एक तो क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड, और क्या कहेंगे आप इसको, स्पिन पेयर्ड भी कहते हैं और लो स्पिन भी कहते हैं, स्पिन पेयर्ड एंड क्या कहते हैं, लो स्पिन। और दूसरी बात, तो डी पेनल्टीमेट मिल जाएगा आपके पास में, इसलिए क्या बोलेंगे, D2sp3 इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। तो पहला आपके पास में ये 2 3 नाम थे, स्पिन क्या है, ये पेयर्ड पहले वाला, ठीक है, और इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी है। अब दूसरे की बात करता हूं, यहां पर भी यही है, कोबाल्ट+3 में ही है, लेकिन फिर ध्यान से देखो, यहाँ पर लिगेंड क्या ला रखा है, हेलोजन, जो कैसे होते हैं, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड का मतलब मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि डेल्टा O की वैल्यू कम है, तो आप क्या करोगे, 1 1 1, और इसी तरह से 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, 6 इलेक्ट्रॉन भरने, ऐसे 5 हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। मैं पूछता हूँ, बताओ कॉम्प्लेक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, बोले वही 4, और फ्री स्टेट में भी 4, तो आप इसको क्या कहेंगे, स्पिन फ्री या हाई स्पिन। तो सेकंड आंसर दे देना। और कैसा बनेगा ये, आउटर, क्योंकि हाइब्रिडाइन स्टेट आएगी sp3d2। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बढ़िया क्वेश्चन है, देखो इधर। क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स अमंग द फॉलोइंग विद इवन नंबर, ध्यान से पढ़ो, विद इवन नंबर ऑफ अनपेयर्ड, दो चीजें, इवन नंबर में भी होने चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, किसमें, डी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से, सबसे पहले वेनेडियम की बात करता हूं। वेनेडियम पर ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, +3 का मतलब साहब डी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, कैसे ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, कुछ मत सोचो, T2G में ही भर दो।
किसमें भर दीजिए, T2G में दोनों को। अब समझना ध्यान से, पहली बात इवन नंबर में और अनपेड इलेक्ट्रॉन, बोले हाँ साहब इवन नंबर में अनपेड इलेक्ट्रॉन दो है, तो एक तो आंसर आएगा आपका वेनेडियम चेक करना था। अब इसी तरह क्रोमियम को चेक करो, देखो देखो इधर देखो दूसरा, अब ऐसे चेक करना है। क्रोमियम, क्रोमियम क्या ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 लिख रखी है, इसका मतलब 3D4 है, वीक लिगेंड है, तो 3 तो यहाँ पर भर देंगे और एक यहाँ भर देंगे। अब सुनो देख क्या पूछा है कि नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स इवन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल, इवन नंबर में ये 4 और अनपेड इलेक्ट्रॉन है दूसरा, ये भी लिखना। देखो 4 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखो, अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने 4, इवन नंबर में होने चाहिए, डी ऑर्बिटल में है, डी इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है। अच्छा अब आयरन को चेक करो, देखो आयरन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +3, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट है +3, +3 में होता है 3D5, वीक लिगेंड लगे हुए हैं, तो ऐसे भरेंगे, तो डी में कितने हो गए 5, ये नहीं, ये नहीं, क्योंकि इवन में नहीं ऑड में गया ये, ठीक है ध्यान से। अब बात करते हैं निकल +3, देखो 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 बढ़िया, निकल +3 बढ़िया, कौन से +2 में तो आप जनरली याद रखते हो, +3 में देखो, +3 में कितने हो जाएंगे डी के अंदर 8, तो 8 भरोगे, वीक लिगेंड है ही, तो 3 तो ये हो जाए, +3 में 7, सॉरी कितने हो जाएंगे 7, तो 5 तो ये, और ये 6 और ये 7, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 3, ये भी नहीं, ऑड नंबर में हो गए तो इवन में चाहिए, ये भी नहीं। अब इसी तरह कॉपर में बात करो, कॉपर +2, +2 के अंदर कितना हो गया था अब आपके पास में 3D9, 3D9 में आप कैसे ही भरो, इस तरह से भरा जाएगा, इसलिए कितना हो गया 1, वो कहता है इवन नंबर में, तो बस केवल ये दो आंसर आया आपके पास में, इसलिए दो का आंसर मतलब फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था, पूछा है ये, थोड़ा दिमाग लगाने का क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है, सिंपल है, CFT आपको मैंने क्लियर कर दी, उसको पढ़ते रहा करो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सिबिट लीस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, लिस्ट का मतलब सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो देखो इसको क्रोमियम की बात करो, क्रोमियम +3 में था, क्रोमियम +3 में +2 के अंदर है, 3D कितना है 4, वीक लिगेंड है, इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 4, अभी लिखाया था ऊपर, ठीक है। आयरन किसके अंदर है +2 के अंदर, वीक लिगेंड है, आयरन कितने +2 के अंदर वीक लिगेंड है, 3D में कितना रहेगा 6, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे यहाँ पर भी 4, ठीक है। ऐसे उससे भरना, T2G रीजी में ऐसे मत सोचना, इधर देखो T2G रीजी में डिवाइड करके तोड़ भरना, 4 इलेक्ट्रॉन 1 1 1 और वीक फिर लिगेंड इसलिए ऊपर ले जाओ, समझ गए, 3D6 ऐसे 5, और उसके बाद पेयरिंग करना, तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे केवल 4 अनपेड, ठीक है पैरामैग्नेटिक। इस कोबाल्ट की बात करो, कोबाल्ट किसके अंदर है +2 में, देखो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, इस कोबाल्ट को ध्यान रखना, +3 वाली बात बोली थी मैंने, +2 में वाटर वीक लिगेंड है, याद रखिए, +2 में वाटर क्या है वीक लिगेंड, तो कोबाल्ट साहब इसके अंदर +2 में, 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो समझा देता हूं, 7 को 1 1 1, और ये हो गया था अब आपके पास में 5, उसके बाद में 6 और ये 7, बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 3, कितने 3, इस Mn में 5 होते हैं आपको पता है, 3D5 है, इसलिए आंसर यही देंगे। लिस्ट पैरामैग्नेटिक का मतलब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं आपको, आंसर है कोबाल्ट, ठीक है। फिर वापस देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज, ये 4 स्पीसीज है, अब देखो इसको पूछा है, टर्म पूछिए वेव नंबर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, बढ़िया क्वेश्चन, वेव नंबर, पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं, पहले आपको क्लियर कर देता हूं, देखो इन सब बातों को, एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के, और वेवलेंथ, वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ये वेवलेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेव नंबर के, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके, वेव नंबर के, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेव नंबर के, यही तो फॉर्मूला बना, देखो इधर ध्यान से, ठीक है। तो ये पूछा है कि आपको वेव नंबर, वेव नंबर का मतलब एनर्जी के रेस्पेक्ट में चेक करना है, किसमें ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो सुनो लिगेंड चेक करो, सबसे पहले क्या लग रहे हैं यहाँ पर 5 तो अमोनिया और 1 Cl, ठीक है। दूसरा इधर क्या है 6 के 6 CN है, यहाँ पर क्या है 5 अमोनिया और 1 H2, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी वैसे आपको बता दूं, तो 6 में ज्यादा होती है डेल्टा O की वैल्यू, ठीक है, एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब बात हुई तो सबसे ज्यादा तो आप बी को कर दो, क्यों, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड, फिर अमोनिया 5 और अमोनिया 5, अब आपको Cl और वाटर में चेक करना था, Cl और वाटर में कौन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वाटर, तो इस सी की बी की सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद में किसकी आएगी सी की, फिर उसके बाद में ए की, और लास्ट में आप बोलना इस डी को। लो जी, ऐसा कोई ऑप्शन होगा आपके पास में, बी सी, बी की सबसे ज्यादा, फिर सी की, फिर ए की, और फिर डी की, ये लो फोर्थ आंसर चेक करो, बी की हाईएस्ट, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 को देखो, एक्सप्लेन कर रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, छोटा सा है, हाँ ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स है, फॉर्मूला लिख रखा है ये, ठीक है, अपॉन विद एक्सिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट गिव 2 मोल्स ऑफ AgCl, 2 मोल देता है, समझ गए, ऐसा कॉम्प्लेक्स था, आप सुन लो ध्यान से, 2 मोल देता है, तो आपको क्या करना है कि 2 Cl बाहर लगानी है, इसका मतलब
अमोनिया ऑक्टेडल बोल ही रखा है, तो आपको 5 तो लगानी थी यहाँ पर। ये अमोनिया 3 Cl है, उनमें से 2 लगानी थी बाहर, ऐसे लिखना था ये। पहले देख लो ये बात कैसे पता लगी कि सिल्वर नाइट्रेट के एक्सिस में जब करता है तो 2 Cl, तो इस 3 में से 2 Cl तो बाहर लगा देना आप, और बाकी ऑक्टेडल बनाने के लिए 1 Cl और 5 रहेंगे। ये आप कुछ नहीं पूछा, ये पूछा है कि कंसिडर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी है इसमें, +3, ये लो। और क्या पूछिए, और ये एन, एन कितना लिखना पड़ा आपको, 5, तो आपके पास में इसका आंसर आ गया साहब 8, ये लो, ऐसा कोई ऑप्शन, ये रहा। समझ गए, आंसर क्या है 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन फिर देखो, विच वन इज करेक्ट अबाउट द कॉम्प्लेक्स, तो ध्यान रखना कोबाल्ट के संग वाटर कैसा होता है, +3 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के अंदर 3d6 तो बचेगा, और सभी इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दोगे आप, पेयर, डाईमैग्नेटिक है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके सब क्या हो जाएंगे यहाँ पर, पेयर हो जाएंगे T2G में। अब पढ़ लो, हाइब्रिडाइन स्टेट क्या आएगी, D2sp3, समझ गए। हाई स्पिन या लो स्पिन, लो स्पिन, तो पहला पैरामैग्नेटिक एंड हाई स्पिन गलत है, इट इज डाईमैग्नेटिक एंड आउटर, ये भी गलत है, आउटर नहीं, डाई तो सही है, आउटर नहीं। इट इज ऑक्टेडल एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, D2sp3 सही है, ऑक्टेडल एंड हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ये गलत है, आउटर नहीं इनर है। क्लियर, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन 10 देखो, क्वेश्चन 10 इसको भी देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, इसमें क्या खास बात है, अभी थोड़ी देर पहले था ना, उसको ऐसे ही ध्यान से पढ़ना है। इवन नंबर होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन किसके अंदर होने चाहिए, T2G में, इवन नंबर होने चाहिए, और T2G में। अच्छा, उससे ये मतलब नहीं है कि अनपेयर्ड है पेयर्ड, बस इवन नंबर होने चाहिए, कहां पर, T2G में। तो वो वापस बात करते हैं, आयरन की बात करते हैं, आयरन +2 में जिसके अंदर होता है 3d6 वीक लिगेंड है, ऐसे भरोगे आप, देखो इधर 3d6 को इस तरीके से भरेंगे, पहले केस को समझा रहा हूं, ठीक है। ये T2G रहा, ये EG, छह एक एक करके 1 1 1 आगे ले जाओ, ऊपर ले जाओ, वीक फील्ड लिगेंड है, और ऐसे पेयरिंग कर दो। तो बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, तो एक तो आप आयरन बोलो, इवन ही तो पूछा है आपसे, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है T2G में, तो एक तो इस आयरन को दो आंसर, ठीक है। अब कोबाल्ट की बात करो, वापस देखो, कोबाल्ट की बात करो +2 में, ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कोबाल्ट +2 में जब होता है तो वीक लिगेंड है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको, तो इस तरह से भरे जाएंगे, 5 तो ये हो ही गए थे, ये 6 और ये 7। अब बताओ T2G में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5, 5, इसलिए ये नहीं, ये नहीं। अब कोबाल्ट +3 की बात करो, +3 में देखो, +3 के अंदर 3d6 और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी ऐसे, ये हो गया था अब 6, देखिए। तो अब आप कोबाल्ट +3 का ये कंपाउंड भी लिखो, ये रहा 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर कॉपर+2, कॉपर+2 की बात करेंगे तो आपको पता है कॉपर+2 में डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 9, और 9 में फिर आप कैसे भरो, इस तरीके से, यहाँ भी बचेंगे, यहाँ भी कितने हो जाएंगे आपके पास में, इवन नंबर ही तो पूछा है उसने, ये भी लिखो, बिल्कुल इवन। फिर लिखो क्रोमियम+2, वापस क्रोमियम+2 की बात करते हैं, देखिए क्रोमियम+2 में बात करेंगे तो 3d4, और 4 लिखते समय फिर देखो, 4 लिखते समय वापस वीक लिगेंड है, ध्यान रखना, 4 लिखते समय वीक लिगेंड है, तो 3 तो आप भरेंगे T2G में, 3 तो भर देंगे किसके अंदर, T2G के अंदर, और चौथे इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखेंगे, EG में, इसलिए कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 3, और वो कह रहा है इवन नंबर में होना चाहिए, तो ये तो ऑड में आ गया, समझ गए, इसलिए केवल ये 3, 1, ये 3 आंसर, ये लो, क्लियर हो गया। तो ऐसे आप इसको करो, और मैं कुछ कॉम्प्लेक्स और डालूंगा आपको, अगली क्लास में करते हैं बात, ठीक है, बंद कर रहा हूँ, ओके बाय।